आपने राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों के स्थावर संपत्ति का अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों को किराएदारों बेदखली के संरक्षण अधिनियम विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले धारा 3 इनके क्षेत्राधिकार की जो ये बात कर रहे हैं उस लाइन को मैं आपसे हमने पढ़कर बताना चाहता हूं कि क्यों आप किसी की संपत्तियों को रोकने की मनसा रखते हो। धारा 3 के क्लोज 1 में इन्होंने लिखा है, राज्य के किसी क्षेत्र में बलवे या भीड़ द्वारा हिंसा की तीव्रता और अवधि तथा ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए जिससे उस क्षेत्र में बलवे या भीड़ द्वारा हिंसा के कारण लोक व्यवस्था में विक्षुब्ध रही हो। अगर जब आंदोलन होंगे, बलवे होंगे, हिस्से होंगे, झगड़े होंगे, बस संपत्ति रोकने का सरकार का कौन सा राइट आ गया कि आप उस संपत्ति का अंतरण नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है कि संपत्ति इस कारण से रोकी जाए, जिस तरीके से अपराध होते हैं, घटनाएं होती हैं, झगड़े होते हैं, बलुआ ताकत से हिंसा हुई, उसमें संपत्ति का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए आप जिस क्षेत्र को विक्षुब्ध घोषित करना चाहते हैं, इन घटनाओं के कारण अगर करना चाहते हैं तो सरासर आप इसको गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। सक्षम अधिकारी, आपने धारा 8 में सजा का प्रावधान किया है कि धारा 6(4) के कॉलम में जो अपराध करेगा, न्यायालय के किसी आदेश को नहीं मानेगा तो उसकी सजा 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक आप उसको दंडित करने का प्रावधान कर रहे हैं। जब एक तरफ आप जन विश्वास विधेयक लाकर छोटे अपराधों को ये मानकर करते हो कि हम जुर्माने की राशि से उसको निपटारा करना चाहते हैं, आपकी भारत सरकार भी लेके आई है और 2 दिन पहले आप भी लेकर के आए हैं, क्या इसमें प्रथम अपराध के लिए सजा के बजाय आपका सिर्फ जुर्माना हो, इससे किसी न्यायालय में नहीं जाना पड़े, प्रशासनिक हमले में जुर्माने के बाद इसका निस्तारण किया जा सके। तीसरा, आपने इसमें धारा 12 धारा में विक्षुब्ध क्षेत्र में किराए की संपत्ति व बलवे के हिस्सा के कर्तव्य के नष्ट कर दिए जाने पर कार्रवाई। इस किराया अधिकरण की आपने धारा 24 में जो अनुसूची दी है, जिसमें आपने धारा 9 के बीच नई धारा जोड़ने का जो आपने काम किया, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। आपने कहा धारा 9 के विक्षुब्ध क्षेत्र के किराए की संपत्ति बलवे हिस्सा करते से नष्ट कर दिए जाने पर कार्रवाई। आप उस संपत्ति के मालिक को इतना प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हो इसमें कि जिसकी संपत्ति को किसी बलवे और हिस्सा के कारण नष्ट हो गई, उसको आप पाबंद कर रहे हो कि 15 महीने में वापिस तू किराएदार के लिए भवन खड़ा करेगा, उसके लिए कुछ समय और बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो उस संपत्ति को सरकार अधिग्रहण कर लेगी। क्या आपने उसमें यह क्यों नहीं प्रावधान किया कि किसी व्यक्ति की संपत्ति का नष्ट हो गई उस बलवे में, हिस्सा में या तोड़फोड़ के कारण, तो उसके पास उस संपत्ति का आप मुआवजा देने की बात क्यों नहीं करी, उसका भुगतान करने का विचार क्यों नहीं किया कि उसको दिया जाएगा, उससे वो भवन खड़ा कर पाए। आप 15 महीने में उसकी संपत्ति को भवन निर्माण करना चाहते हैं, उसको उसका नुकसान हो गया, वो कहां से लाएगा पैसा, किस तरीके से 15 महीने में उसका निर्माण कर पाएगा। इसके लिए सरकार व्यवस्था करे इसमें कि इस घटनाओं के कारण किसी का संपत्ति की क्षति हो गई तो उसका मुआवजा सरकार देगी, फिर वो निर्माण करे उसका। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, आपने धारा 16 में आपकी मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति का गठन का प्रावधान किया है। इस 16 में आपने एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया कि आपकी इस कमेटी में, मॉनिटरिंग कमेटी में कौन कौन व्यक्ति होंगे, किन किन व्यक्तियों को आप शामिल करेंगे। मेरा विशेष आग्रह है, जब रूल बनाएं आप जिस उपखंड कार्यालय में आप पावर दे रहे हो वहां के हर छोटे जनप्रतिनिधि ये फैसला करने से पहले कि कौन सा स्थान विक्षुब्ध होगा, उसमें वहां के पार्षद, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, एमएलए, उस पूरी कमेटी में हमारे जनप्रतिनिधि छोटे से लेकर ऊपर तक का उस मॉनिटरिंग कमेटी में होना चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर आम जन की सुनने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ ये मॉनिटरिंग करने वाले लोग अपने आप पर इसमें कार्रवाई करेंगे। इसके मैं कह रहा हूं, आपने धारा 15 में सक्षम प्राधिकारी सरकार के विनिश्चय का अंतिम होगा। ये भारतीय संविधान की परिभाषा, धारा आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक यह स्पष्ट प्रावधान है। व्यक्ति जी कैसे सकेगा, व्यापार कैसे करेगा, अपनी संपत्ति को सुरक्षित कैसे करेगा, उन सब बातों को आपने पाबंद करके उसकी संपत्तियों का हरण करना चाहते हैं। इसलिए कानून जनहित में नहीं होगा। इसमें मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आर्टिकल 226 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने इसमें न्यायालय का, सरकार का अंतिम निर्णय है, क्या आर्टिकल 226 को भी आपने रोक दिया गया इस बिल की धारा 15 के माध्यम से।
उसके माध्यम से, रिट के माध्यम से क्या व्यक्ति जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। दूसरा मैं कह रहा हूं, इसी में आपने धारा 13 जो अपील का प्रावधान बताया, अपील में भी तो आपने सरकार को ही शामिल कर दिया और पुनरीक्षण में भी आपने शामिल सरकार को कर दिया। रिवीजन में भी सरकार होगी और अपील में भी सरकार होगी। अब सरकार का नुमाइंदा कौन होगा? हमारे मंत्री महोदय की कमेटी होगी, राज्य स्तर पर हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से होगी, या फिर कौन होगा उसका, फिर उसकी पुनरीक्षण में कौन होगा? उसके बाद अंतिम छोर कोई बचा ही नहीं, तो फिर सरकार में पुनरीक्षण कौन करेगा? इसलिए मैं आपकी कैटेगरी बनाइए और कैटेगरी बना के बताइए कि अपील तो हमारी कहां होगी और अपील के बाद पुनरीक्षण हमारा कहां होगा। इसके साथ ही मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने धारा 10 में वैसे कोई छोटा सी इश्यू है मेरा, जैसे आपने संहिता का व्याख्या तो कर दी, धारा 2 में आपने संहिता कौन सी होगी, आपने भारतीय न्याय संहिता, लेकिन धारा 10 में आपने इसको स्पष्ट नहीं किया कि संहिता की आपने धारा तो दी है, न्यायिक कार्रवाई में संहिता के स्पष्ट करें। इसमें भी आप स्पष्ट लिख दें जिससे आम व्यक्ति को पता चल जाए इस कानून को पढ़ने के बाद कि कौन सी संहिता की धारा की आप बात कर रहे हैं। आपने उसमें सिर्फ संहिता लिखा, धारा का कोई हवाला नहीं दिया। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपने इस बिल को जो लेके आए हो, आप इस बिल में आपने कानून नए थोपने की बात कर रहे हैं। इस बिल का अगर ऊपर से नाम पढ़ो तो हम लोग आज कानून पास करने वाले जो लोग हैं ना, इनको अगर एक भी व्यक्ति को ये नाम पूरा याद रह जाए तो मेरी गारंटी है। अरे कानून का नाम तो कम से कम इतना छोटा सा लाओ जो कम से कम आम जनता किसी राइट के लिए जाए तो उस कानून का उसको पता हो कि मैं किस कानून में जाऊंगा, क्योंकि आपने इतना लंबा चौड़ा नाम लिखा जिससे व्यक्ति आम नागरिक समझने की स्थिति में नहीं है। अगर आप लेके आना चाहते हो, आप चाहते हो कि राजस्थान में जनता का भाईचारा रहे, आम नागरिक को राहत मिले, तो माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये कानून लेके आए, इससे बेहतर अगर आप कानून लेके आते कि राजस्व न्यायालय, जिस तरीके से आपने एसडीएम, RAA, रेवेन्यू बोर्ड, जिस तरीके से किसान को इन लोगों ने अब वर्तमान में परेशान कर रखा है, इससे ज्यादा डिस्टर्ब कोई नहीं कर रहा है दुनिया में। इसलिए रेवेन्यू का जो मामला है, इसको न्यायिक रेवेन्यू लेके आइए, राजस्व के को इसको परिवर्तित करिए, आप उस एक्ट को बदलिए जो किसान रोज की मर्रा की जिंदगी में इन एसडीएम, RAA और रेवेन्यू में रोजाना लूट रहा है, पिट रहा है, सामान्य सहमति से विभाजन में लूट रहा है, सामान्य से किसी विवाद में जागता है, रास्ते के विवाद में वहां भटक रहा है। आप निर्धारित समय करते हैं, कमेटियां बनाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को इन कमेटियों का, ये कानून जब उपयोग नहीं होते इन कमेटियों का किसी को पता नहीं चलता है कि कौन कौन सी कमेटियां किस किस एक्ट में बनी हुई हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, इन बिलों में जितनी भी कमेटियां राजस्थान में बनी हुई हैं, मंत्री महोदय आप टोटली, मैं कहना चाहता हूं उन सारी कमेटियों की कब कब कैसे कैसे मीटिंग होंगी, इसका भी बखान एक एक माननीय सदस्य को, 200 व्यक्तियों को बताने का प्रयास करें कि आप भी किसी किस कमेटियों में शामिल हैं, या वो कमेटियों की मीटिंग कब कब होंगी। मैं खाद्य सुरक्षा मंत्री महोदय बैठे हैं, इनकी एक धारा 29 में एक्ट है जिसमें हमारे तहसील मुख्यालय पर, उपखंड कार्यालय पर एक कमेटी की मीटिंग होती है, जिला स्तर पर आपकी मीटिंग होती है, उसमें हम मेंबर हैं, लेकिन मुझे याद है कि 2.25 साल में आज तक एक भी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई माननीय मंत्री महोदय। इसलिए हमें पता ही नहीं है वो मीटिंगें कब होंगी, क्यों होंगी, तो हम कब उनका न्याय दिला पाएंगे। इसलिए जो कमेटियां गठित हो उनकी सारी सूचियां हर मेंबर को, जो सदस्य होते हैं उन तक ये डिपार्टमेंट का प्रत्येक व्यक्ति भेजे, जिससे जनता को राहत मिलने का काम हो। साथ में कह रहा हूं कि आपने इसमें एसडीएम साहब को बनाया, ये एडीएम साहब जो प्रॉपर्टी की बात जो डोटासरा जी कह रहे थे, मेरा उसी शब्द में भी मैं कहना चाहता हूं, ये डिस्टर्ब एरिया आपके कब घोषित हो जाएंगे। ये जयपुर जैसे आपके जो संभाग स्तर के जो स्थान है जहां अरबों खरबों की प्रॉपर्टी की कीमत हो चुकी है, वहां कब ये डिस्टर्ब एरिया घोषित करके उन सामान्य व्यक्तियों को इस तरीके से मजबूर कर देंगे कि वो तो बेच नहीं पाएंगे, और इनके ऑफिसों में चक्कर लगाने वाले दलाल, इनकी सेटिंग करने वाले लोग उन प्रॉपर्टियों को चंद दामों में खरीद कर इन लोगों अधिकारियों से सेटिंग करेंगे, परमिशन ले लेंगे। इनको तो परमिशन मिल जाएगी और एक सामान्य प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति को इसकी परमिशन नहीं मिल पाएगी, जिससे जनता के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और मैं तो कहता हूं डिस्टर्ब एरिया में तो कलेक्टर साहब के पास धारा 144 में हमेशा ही पावर रहता है, वो कभी भी उसको निषेध कर सकता है। तो फिर इतने बड़े एक्ट की कहां जरूरत रही। जब भी अशांति हो आप उस धारा 144 का हमेशा उपयोग करते आई है राजस्थान की सरकारें, लॉ एंड ऑर्डर में आप उसी का उपयोग कर लेते। इस छोटी सी बात के लिए
इतना बड़ा अचीवमेंट की जनता के आम व्यक्ति को किसी एरिया को विक्षुब्ध घोषित करके आप उन लोगों के साथ अन्याय और जुल्म करने का काम करने का प्रयास करेंगे। दे मैं कहना चाहता हूँ धारा आपका एक और मेरा इश्यू था विक्षुब्ध क्षेत्र में भारी कीमतों के अंतर का एक मैं इश्यू उतर था। जो जमीन की कीमत अभी ये जरा वही जमीन की कीमत आज यहाँ किसी चीज की 1 करोड़ रुपए है और वो विक्षुब्ध क्षेत्र में आ गई, उस व्यक्ति को उस भूमि का अंतरण करना है, उस अंतरण के समय वो जाता है, परमिशन उसको मिलती नहीं है क्योंकि आपने टाइम भी लंबा दिया है। इस मामले में भी इतना लंबा टाइम 3 महीने का समय आपने निर्धारित किया है कि 3 महीने के अंदर वो जांच करके उस समय उसको अनुमति देगा। 3 महीने वाला कौन सा इश्यू है? प्रॉपर्टी का मालिक अपनी टाइटल लेके जा रहा है, उपखंड अधिकारी बहुत नजदीक होता है, उसी क्षेत्र में होता है, उसके पास तहसीलदार है, उसके पास आपके गिरदावर है, पटवारी है, मौके की स्थिति लाकर दस्तावेज को सत्यापन करने में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का काम है, इससे ज्यादा का समय नहीं हो। तो मैं कहना चाहता हूं इस समय को घटाकर भी आप 15 दिन में करें, कम से कम 15 दिन में उसको अनुमति देने का काम करें, नहीं तो वो 3 महीने तो वैसे लटकाएंगे, कुछ समय ज्यादा निकल जाएगा क्योंकि पाबंदी नहीं है हमारी सरकारों के पास, कानून बनाना हमारा काम है, बनाने के बाद एग्जीक्यूट करने वाले अधिकारी आपकी मंशा के अनुसार नहीं करते हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि जो रास्ता कटौनी रास्ते का 251 काश्तकारी अधिनियम में 251A में जो प्रावधान किया गया, उस प्रावधान में लिखा हुआ है कि आप शायद 1 महीने के अंदर अंदर इसका निर्णय करेंगे, लेकिन 1 वर्ष तक निर्णय नहीं करते। उसके लिए भी आप इसमें कोई कंडीशन डालिए कि 3 महीने की जगह, अगर मैं तो मान करता हूं कि समय घटाया जाए, अगर समय नहीं भी घटाया जाए तो 3 महीने के 1 दिन भी ऊपर अगर निकलता है तो वो अधिकारी लायबल होगा, उसके लिए दोषी होगा कि उसने निर्णय क्यों नहीं किया, उसने अनुमति क्यों नहीं दी। इसमें ऐसा भी एक प्रावधान करने का आप प्रयास करेंगे। मैं इतना ही कहते हुए कहना चाहता हूं इस कानून की आवश्यकता नहीं थी, इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए और आप एक कमेटी गठित करके सभी सदस्यों से इसमें संशोधन करने की, सुधार करने की जो जरूरत है उसमें आप करें, जिससे आपको इस कानून को लाने का कोई मकसद होगा वो सफल होगा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद सभापति महोदय।